Right. So yesterday we were discussing about our types of joints and movements around the joints. Right. यहाँ तक हमारा जो है वो कल हम लोग काफ़ी दूर तक चले गए थे करते करते. अभी जो है वो हम लोग यहाँ तक थे, है ना. एंड वी ऑल्सो डिस्कस दी कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन एंड डाइग्रेशन इन लर्निंग. ठीक है ना. तो जितना ज़्यादा आप डाइग्रेशन अपनी टीचिंग में आप इन्वॉल्व कर लेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप इफ़ेक्टिव टीचर हो जाएंगे. इफ़ेक्टिव टीचर मतलब मीन्स उतना ज़्यादा आपसे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखना शुरू कर देंगे. ठीक है. डाइग्रेशन के पीछे असल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो मीन्स एडल्ट्स का 20 साल 22 साल के बाद जिस एज ग्रुप के आप लोग हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे फोकस कर सकता है 12 से 15 मिनट तक. राइट. 12 से 15 मिनट के बाद अगर सेम टॉपिक चल रहा हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली मीन्स बग़ैर आपको पता चले आपका ब्रेन जो है वो डाइग्रेस कर देगा. अच्छा, वो खुद डाइग्रेस, अगर ब्रेन आपका खुद डाइग्रेस करेगा तो मोर देन 80% चांसेस हैं कि वो डेविएशन में चला जाएगा. मीन्स बीच में से अपना रास्ता खुद नहीं पकड़ पाएगा, वो फिर कहीं और चला जाएगा. आप फिज़िकली सामने बैठे रहोगे और फिज़िकली जो है वो आप हाँ हाँ करते रहोगे और जो है वो काम नहीं हो पाएगा. राइट. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने जो खड़ा है या खड़ी है, राइट, वो आपको जो है वो आपके ब्रेन को जानते बूझते वो डाइग्रेस करवाए. राइट. वो डाइग्रेस करवाएगा तो आपका ब्रेन साथ साथ उसके चलेगा. राइट. जब वो वापस लेकर के आएगा मेन ट्रैक पे तो फिर वो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ वापस आ जाएगा. खुद जाएगा तो डेविएशन के चांसेस ज़्यादा हैं. राइट. कंट्रोल्ड उसमें जाएगा तो फिर डेविएशन नहीं करेगा, वो डाइग्रेशन में रहेगा. जहाँ तक भी आपका टीचर या आप अपने स्टूडेंट्स को जहाँ तक आप ले जाना चाहेंगे वहाँ तक वो जाएगा और उसके बाद फिर वापस आ जाएगा. तो आपको 12 से 15 मिनट की कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए होती है. उसके बाद या उसके अराउंड कहीं आपको जो है वो डाइग्रेशन चाहिए होता है और फिर उसके बाद आपको वापस आ जाना होता है. तो वो डाइग्रेशन जो है वो 2 से 5 मिनट का होना चाहिए. मीन्स मैं आपसे ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप फ्यूचर टीचर हैं. आप में से बहुत से लोग फ़िज़िकल एजुकेशन की जो फील्ड है वो डबल एग्ज़िट फील्ड है. डबल एग्ज़िट कहते हैं जहाँ पर आप 2 जगह से एग्ज़िट कर सकते हो इस फील्ड से. एक आप जस्ट आफ्टर बीपीएड आप एग्ज़िट कर सकते हो और अपने कैरियर में जा सकते हो, है ना. और एक जो है वो मास्टर्स के बाद आपका एग्ज़िट है. तो आपका डबल एग्ज़िट कोर्स है ये. राइट. दोनों जगह आपके कैरियर्स हैं. राइट. खाली बीए वाला अगर एग्ज़िट मारेगा तो उसके पास कैरियर का ऑप्शन नहीं है. दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए प्रोफेशनल कोर्स. राइट. बीएड इज़ ए डबल एग्ज़िट कोर्स. ठीक है. तो आप जो हैं वो डबल एग्ज़िट कोर्स पे हैं. तो आप में से बहुत से लोग जो टीचर हो जाएंगे तो आपको डाइग्रेशन का प्रिंसिपल जो है वो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए. और आपको अगर मालूम होगा तो आप जल्दी ही उसको जो है वो अपने मीन्स प्रैक्टिस में आप उसको ले आएंगे, आसानी के साथ ले आएंगे आप उसको. जाहिर सी बात है उसके लिए आपको थोड़ा सा अनुभव चाहिए होगा लेकिन आप उसको ले आएंगे. तो 2 से 5 मिनट का वो आपका डाइग्रेशन का पीरियड आपका होना चाहिए. क्योंकि अगर आपने 2 से 5 मिनट के से ज़्यादा लिए तो जो आपका मेन कोर्स है वो मेन कोर्स आपका जो है वो फिर अफेक्टेड होगा. राइट. तो अच्छे टीचर की ये भी खासियत है कि वो मेन कोर्स को मीन्स प्रभावित भी ना होने दे, अफेक्टेड भी ना होने दे और आपको के ब्रेन को डेविएशन में भी ना जाने दे. तो ये दोनों काम जो हैं वो आपको एज ए टीचर जो है वो करने होंगे, वो आपको करना सीखना होगा उसको. एनी हाउ, तो अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा जो हम लोगों ने पीछे किया है यही है पार्ट. इससे पहले वाला नहीं है. इससे पहले वाली स्लाइड देखें. ओके फाइन, चलो आगे लो. राइट. ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़े से हैं, कुछ हम लोग लर्निंग के उसमें आएंगे. व्हेन अ जॉइंट इज सच दैट इट अलाउज मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ऑल डायरेक्शंस इट इज कॉल्ड एज सर्कमडक्शन और रोटेशन. सर्कमडक्शन, दैट्स इट. गुड. आगे करो.
क्वेश्चन सही से पढ़ा करो। पक्का? जॉइंट पूछा है? क्या पूछा है मैंने? जॉइंट पूछा है। आपने एक साथ एक कोरस में जवाब दिया सब लोगों ने। क्या जवाब दिया? दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन। देखिए सवाल ऐसे फांस लेता है आपको और सवाल ऐसे फंस जाता है, फिर आप रोते हुए निकलते हो कि 2 नंबर से रह गया कि 5 नंबर से रह गया। यानी आपका कभी भी कोई भी कंपटीशन आपका, अगर रिसर्चेस कहती हैं कि 2 से 5 नंबर तक अगर रह जाता है, आमतौर से होता क्या है कि अगर आपका 2 से 5 नंबर का रह गया तो अगले साल के लिए फिर आप तैयारी करने में जुट जाते हो, उसके अगले साल फिर तैयारी करने में। आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं है, रिसर्चेज ऐसा बताती हैं। अगर 2 से 5 नंबर से कोई भी आपका एग्ज़ाम रह गया है, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी है, आपका जो है वो अटेंशन स्पैन, उस वक्त जब आप अटेंशन कर रहे थे, दे रहे थे अपने सवालों पे, वो अटेंशन स्पैन आपका कम है, जिसकी वजह से आपका डेविएशन हो जाता है, राइट? वो आपको अटेंशन स्पैन पे काम करना चाहिए। चूँकि हमारी जो है वो, हमें मालूम नहीं होता कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, इस वजह से हमारे 2-3 नंबर से 5 नंबर से मेरा पेपर रह गया, तो हम फिर से ऑल टुगेदर तैयारी में लग जाते हैं। अच्छा, जब हम फिर से तैयारी में लगते हैं तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें लगता जाता है यार ये तो हमें पढ़ा हुआ है, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। तो अगला 1 साल जो होता है उसका मोर देन 70% आप जो है वो टाइम वेस्ट करते हो। फॉर दिस नेम सेक आप बैठते हो तैयारी करने के लिए, लेकिन चूंकि आपकी तैयारी तो अच्छी है तभी तो आपका 2 से 5 नंबरों से रह गया था बस। वरना अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती तो 2 से 5 नंबर से नहीं रह जाता आपका, फिर आप ज़्यादा नंबरों से रह जाते हैं, राइट? तो ये अटेंशन होता है। आपको सवाल को पढ़ना है, समझना है, वो सवाल कह क्या रहा है आपसे। वो आपसे सर्कमडक्शन पूछ रहा है या वो आपसे जॉइंट का नाम पूछ रहा है नहीं? राइट, आगे चलें। When you hit the ball, your which joint do not move at all? कौन सा जॉइंट ऐसा है जो हिलता ही नहीं है? आप जब अपना फुटबॉल में हिट मारते हो हेड से, आगे करो, शाबाश, सही, आगे करो। सूचर्स, राइट, आगे करो, राइट, फाइब्रस सही है। अच्छा, फाइब्रस है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनार्थ्रोसिस। ओके फाइन, आगे करो। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट ट्रू? राइट, एक्सकर्जन टूर, अब मूवमेंट के बारे में सवाल पूछ रहा है, राइट? एक्सकर्जन टूर, डिप्रेशन मूड, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, डेविएशन एंड डिप्रेशन। Which of the followings are not the movement in human body? Excursion tour, depression mood, bilateral contract and deviation and depression. Depression mood. Okay, that's it. सही। और कुछ इसके अलावा? तो आप लोगों ने जवाब दिया है डिप्रेशन मूड। ओके फाइन, और कुछ इसके अलावा? या सब बाकी सब ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स हैं? बाकी सब मूवमेंट्स हैं। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मूवमेंट है हमारा? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ये कौन सा हमारा मूवमेंट है? बाइलेटरल मूवमेंट होता है। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मूवमेंट है? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, bilateral contract is a political term when 2 countries meet together and have a contract on something that is called, which is called also treaty, that is called bilateral contract. It is not a movement at all, right? अभी आप देखो, सवाल पढ़ने की कोशिश करो। Which of the following is not नहीं लिखा, are not लिखा है,
आर नॉट लिखा है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा होंगे, है ना। सवाल में से जूझने की कोशिश करो, जो सवाल पूछा है उसका नीचे कहीं आंसर होगा। अगर आपकी नज़र में वो आंसर जितने भी हैं वो सब गलत हैं तो आपको खुद साबित करना होता है नहीं। आप साबित करके जो टेस्टिंग एजेंसी है आप उसको भेज दीजिए, वो फिर फैसला जो भी करती है उसके लिए, राइट। तो हमारा बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट ए ह्यूमन मूवमेंट। हमारा एक्सकर्जन टूर आपका जो पिकनिक जाती है, दैट इज़ एक्सकर्जन टूर। एक्सकर्जन टूर इज़ नॉट ए ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। इट इज़ ए मूवमेंट इन इटसेल्फ बट इट इज़ नॉट ए ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। आप जो पिकनिक पे जाते हो तो आपका वो भी नहीं है। आपका डिप्रेशन मूड इज़ ए साइकोलॉजिकल टर्म, वो भी आपका ह्यूमन बॉडी मूवमेंट नहीं है, और आपका बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। ओनली डेविएशन एंड डिप्रेशन, ये आपके जो हैं वो दो मूवमेंट्स हैं जो आपके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, राइट। आगे बढ़ें, चलो आगे, चलो आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, राइट। कंप्लीट सर्कलिंग ऑफ आर्म इज कॉल्ड एज, ऊपर यार तुम इनका काय को मदद कर रहे भाई, जलेबी भी खिला दी क्या इन लोगों ने तुम्हें। चलो आगे बढ़े, राइट। ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज द स्कल, गौर से पढ़िएगा इसको। द बैकबोन, ribs and the breastbone, shoulder and hip bones and the bones of hands and legs। सारी बोन्स देख लीजिए, सारी बोन्स देख लीजिए जितनी भी आ रही हैं। ह्यूमन स्केलेटन के पास स्कल होता है, बैकबोन होती है, रिब्स होती है, ब्रेस्ट बोन दैट इज स्टर्नम होती है, शोल्डर होता है, हिप बोन होती है, और हाथ और पैरों की हड्डियां होती हैं, राइट। ट्रू और फॉल्स, या डाटा इनसफिशिएंट मीन्स सारी बात नहीं कही गई, और एम्बिगुअस कहते हैं धुंधलाहट, धुंधलापन मीन्स सवाल सही से समझ में नहीं आ रहा मुझको, है नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये तय करिए कि ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं या नहीं है। नहीं, ह्यूमन स्केलेटन अभी जितनी भी दी हुई हैं, अभी बात इसकी नहीं हो रही कि, है नहीं, ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड हैं या नहीं है सब चीज़ें, जितनी भी दी हैं। अभी इससे बहस नहीं है कि कम ज़्यादा, लेकिन जितनी भी दी हैं वो हैं क्या, ओके फाइन, वो हैं। इसका मतलब फॉल्स तो नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब सब दी हुई हैं तो इसका मतलब मीन्स एम्बिगुअस, धुंधलाहट तो नहीं हो सकती है, तो ये सब चीज़ें इसी की, है नहीं। अच्छा, अब ट्रू है और डाटा इनसफिशिएंट है, ये दो चीज़ें आपके सामने बची हैं। फॉल्स है, क्यों? अरे यार चलो मत मानो तो उसको स्टर्नम पढ़ लो आप, है ना। और बताओ, डाटा इनसफिशिएंट है। अच्छा, क्यों है डाटा इनसफिशिएंट? अभी इसमें ईयर बोन्स नहीं है, ऑसिकल्स नहीं है, वो कह रहे हैं। और क्या नहीं है? हाइयोइड भी नहीं है अभी इसमें, वेरी गुड। और क्या नहीं है अभी इसमें? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं है, नहीं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हिप बोन है ना। और क्या नहीं है? हाँ, अरे यार हैंड्स की है ना बोन्स, कितना लिखोगे यार। पिछले हम लोगों को आज क्या 15 तारीख है ना, 25 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हुई थी, 28 से शुरू हुई थी, राइट। 13-14 दिन हो गए हम लोग कंटिन्यूस स्केलेटल सिस्टम अभी तक चल रहा है नहीं, राइट। तो मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लिखने बैठे हैं यहाँ पे तो बहुत सारी बोन्स हो जाएंगे ना, तो उसको हम लोगों ने लिख लिया कि बोन्स ऑफ द हैंड्स, ओके फाइन। बोन्स ऑफ द हैंड्स में अब कार्पल्स, आर्पल्स, सब फैलेंजेस वगैरह सारी आ गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी बोन्स आ गई, ओके फाइन। और क्या नहीं है? आपका आंसर सही है, आप सही कह रहे हैं कि आपका डाटा जो है वो इनसफिशिएंट है, सारी चीज़ें नहीं है। ऑसिकल्स नहीं है, राइट, हाइयोइड नहीं है,
वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बैकबोन क्या है ना? ओके फाइन। और क्या नहीं है? जी ठीक, मान लीजिए, चलिए, मीन्स अभी बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया बात को, राइट। एक और चीज है जो, बल्कि दो चीजें अभी और रह गई जो मीन्स हड्डी नहीं होती लेकिन वो स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा होती है। कार्टिलेज एंड लीगामेंट्स, है नहीं? कार्टिलेज एंड लीगामेंट्स भी इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि आपके पास डाटा इनसफिशिएंट है, राइट। तो ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, एम्बिगुअस भी नहीं है, लेकिन डाटा हमारा इनसफिशिएंट है, दैट्स इट। चले आगे बढ़े, राइट। आगे ट्रू पे गलत लग गया है निशान वो, राइट। इन अ पाइवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रिलेट्स इन अ रिंग, रोटेट्स इन अ रिंग। पाइवट जॉइंट में सिलेंड्रिकल बोन जो है, सिलेंड्रिकल समझते हैं ना, दिस इज सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह का, राइट। सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, एक रिंग है उसमें वो रोटेट करती है, दैट बोन इन पाइवट जॉइंट। इज इट ट्रू और फॉल्स? वो आप बताएंगे, आप लोग कल आपने पढ़ा है, कल पता नहीं, आई डोंट नो कितने लोगों ने रिवाइज किया। दिस इज सिलेंड्रिकल, दिस इज रिंग, दिस इज रिंग, ये इसमें रोटेट कर रही है, पाइवट जॉइंट। हाँ बताएं तो, गर्दन में है, हाँ हाँ ये वाली है। बात सही है या गलत है जी? ट्रू? अच्छा देखें भाई, ट्रू, राइट। चलें आगे चलें। द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। आप लोगों ने कार्टिलेज छुए हैं, है नहीं? आप अपना गला खुद दबा के देख सकते हो, कार्टिलेज है, राइट। हड्डी हड्डी की तरह नहीं है, सॉफ्ट है लेकिन सॉफ्ट भी नहीं है, बाय डेफिनेशन सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है नहीं? चले आगे, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, रिपोजिशन मूवमेंट इज रिलेटेड विद, रिपोजिशन, रिपोजिशन इज थंब एंड फिंगर। क्या सही कह रहे हैं ये, थंब एंड फिंगर? अच्छा, रिपोजिशन का अपोजिट क्या है? अपोजिशन, अपोजिशन, राइट। देखें भाई क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं क्या? ओके, है ना? थंब कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड रिपोजिशन। ओके फाइन। नाउ अभी हमारा आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम स्केलेटल सिस्टम को लास्ट कर दें, ख़त्म कर लें आज हम लोग, है ना, राइट। वर्टिब्रल कॉलम, अब हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम पहले भी हम लोग प्रैक्टिकल देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकेंगे नहीं। बाकी जितनी और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर जो है वो स्लाइड्स के ज़रिए से आपको शेयरिंग में मिल जाएगी, ठीक है, राइट। वर्टिब्रल कॉलम, आगे चलें, चलो 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 चलो। ओके, बेसिक कंपोजिशन हमारी बोन का जो है वो ये डिफरेंट ऐसा है, राइट। पीछे से अभी ये सुपाइन पोजीशन में है या प्रोन पोजीशन में है ये बंदा इस वक्त, राइट। हमें जब भी कैडेवर पे हमको जब भी स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम को हमको देखना होता है तो हम लोग उस जो है वो हमेशा कैडेवर को प्रोन पोजीशन पे करते हैं पहले, और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से कट लगाने की कोशिश करते हैं, देन हम लोग जो है वो उसको खोलते हैं, तब हमको जो है वो स्पाइन दिखाई देती है, राइट। अभी हमको ये स्पाइन दिखाई दे रही है। प्रोन पोजीशन से अगर हम देखते हैं तो स्पाइन हमको सीधी नज़र आती है इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है नहीं, लेकिन ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में होती नहीं है, ये हमेशा कर्व्ड होती है, राइट। चले आगे। ओके,
हाँ राइट। अभी हम लोग कल जो बात कर रहे थे C1 C2 जो हम लोग बात कर रहे थे, तो अब ये हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, बिल्कुल सिर से लेकर के, और कुछ हिस्सा हमारा जो है वो 7 बोन्स हैं। ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ये सर्वाइकल कहलाती हैं, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। ये हमारी 7 होती हैं, C1 C2 C3 C7 तक, ठीक है। देन हमारे पास ये जो ब्लू वाली हैं ये हमारी थोरैसिक हैं, और ये हमारे पास 12 होती हैं। देन हमारे पास लंबर होती हैं L1 से लेके L5 तक। देन हमारी जो है सैक्रम होती है, 5 हैं, ये फ्यूज्ड हैं। बच्चे के अंदर ये 5 खुली हुई होती हैं, बच्चे के अंदर ये 5 खुली हुई होती हैं। देन कॉक्सिक्स हैं, ये हमारे पास 4 हैं, ये भी हमारी फ्यूज्ड हैं। तो हमारा ओरिजिनल शेप जो है वो ऐसा होता है। अब ये कौन सा व्यू है? लेटरल व्यू। ये आपको याद होना चाहिए। हमारा, मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे हमारा एनाटॉमी का कंटेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग भुलक्कड़ होते जा रहे हो। आई डोंट नो क्यों भुलक्कड़ हो रहे हो, राइट? ओके फाइन। तो ये हमारा लेटरल व्यू है, ठीक है नहीं? शेप हमारा ये होता है, राइट। इसको अगर आप बिल्कुल स्ट्रेच करो, मीन्स सावधान पोजीशन में अगर आप खड़े हो जाओ, राइट, तो ये और थोड़ी और सीधी हो जाती है, राइट। और आप अकड़ा लो, अपने को अकड़ लो तो और ज़्यादा थोड़ी सी सीधी हो जाएगी। लेकिन कोई कहे कि 100% मैं इसको सीधा कर दूंगा तो वो 100% सीधी नहीं होगी, ये टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी, ठीक है नहीं? इसका शेप ऐसा है ताकि आपको हर एंगल पर ये रोटेट करके, मूव करके आपके बॉडी के मूवमेंट्स में आपको हेल्प कर सके, ठीक है नहीं, राइट। और ये छोटे छोटे कॉलम्स में है तो आपका मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, ठीक है नहीं, राइट। आगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोगों को फिजिकल एजुकेटर्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है, राइट। ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल वी हैव टू रिमूव टुडे ओनली, राइट। स्पाइनल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, स्पाइनल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनमें दोनों में एक टर्म तो कॉमन है, स्पाइन, यानी कि स्पाइनल मीन्स रिलेटेड विद दी स्पाइन, है ना, रिलेटेड विद आवर रीढ़ की हड्डी, ये तो कॉमन है। अब फर्क हमारा है कॉलम में एंड कॉर्ड में, ठीक है नहीं। कॉर्ड हम समझते हैं मीन्स धागा, रस्सी, राइट। तो स्पाइन से रिलेटेड रस्सियां, राइट। एक तो ये टर्म है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के नाम से। एक है हमारे पास कॉलम, राइट। ये बिल्डिंग कॉलम्स पे खड़ी है, कहते हैं ना हम लोग, कॉलम्स मीन्स पिलर्स पे खड़ी है, राइट, वेरी गुड, ओके। तो हमारे पास कॉलम हम कह रहे हैं जो हमारी स्पाइन की बोन्स हैं। स्पाइन की जो बोन है, एक बोन इज 1 कॉलम, इसके ऊपर दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ऐसी 33 कॉलम्स, एक कॉलम से लेके, राइट, 33 कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स के बीच में हमने देखी थी ना वो सफ़ेद ब्रेन में से निकलता हुआ स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। वो नर्व्स का गुच्छा था पूरा, जो आपने देखा था ब्रेन के साथ लगा हुआ, वो पूरा नर्व्स का गुच्छा था, पूरा फैट में लिपटा हुआ, राइट। फैट जो है वो आपने देखा ना प्लायबल होता है, मीन्स उसको ऐसा मोड़ लो, ऐसा मोड़ लो, उसके अंदर, और शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, और शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, राइट। सर्दियों में आपको नुकसान नहीं पहुंचने देता। अभी हम लोग फैट के बारे में सारी बात कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। आपको, आपकी जो रस्सियां हैं, राइट, आपकी जो नर्व्स हैं, जिनको हम लोग नर्व बोलते हैं, नर्व, राइट, वो नर्व इज 1 रस्सी, 1 कॉर्ड। ऐसी लाखों करोड़ों नर्व्स हैं जो हमने देखा था उसके अंदर, लाखों करोड़ों, और वो जो हैं वो सारी की सारी, ये एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर वो चली गई, राइट। तो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, दिस रस्सी है नहीं, कंप्राइजिंग नर्व्स, नर्व्स जो आपके सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करेंगी, जो सिर से चल रही है, अब पूरी बॉडी को कंट्रोल करेंगी, मीन्स बॉडी को कंट्रोल भी करेंगी, बॉडी से सिग्नल्स भी लेकर के ब्रेन को वापस भेजेंगी ताकि ब्रेन वैसे बिहेव कर पाए, राइट।
तो ये हमारी कॉर्ड है और जिसके अंदर ये कॉर्ड जा रही है दैट इज ए कॉलम। तो स्पाइनल बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम, राइट। नर्व्स आर कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड इज ए रस्सी, रस्सी इज ए नर्व, और कॉलम, कॉलम इज ए बोन। इसको आपको याद रखना है। आज के बाद ये कंफ्यूजन बीइंग ए फिजिकल एजुकेटर आपके पास नहीं होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता दीजिए। स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, आप उसी को बोल सकते दोनों एक साथ। पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। क्यों आगे? राइट, हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी यहाँ पर वही जो सफ़ेद हमारा वो दिखाई दे रहा था, राइट। ये हमने स्पाइन जो स्केलेटल सिस्टम का वो लेकर के आया था मैं, कुछ आपने स्पाइन देखी थी, राइट। तो दैट वाज वन कॉलम, और फिर उसमें जो है वो हमारा कॉर्ड जो है वो इंटर करती है। आगे चलें। ओके, चलिए। ये हमारी नर्व्स जो हैं वो ऐसे जाती हैं और साइड से जो है वो इस तरीके से निकलती हैं ताकि आपकी बॉडी से सिग्नल रिसीव कर सकें और बॉडी को वापस सिग्नल भेज सकें, राइट। ओके, ये स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हमारा जो है वो स्पाइन के अंदर जो है वो नर्व्स ट्रैवल करती हैं और रहती हैं किस तरीके से। ओके, आगे। ये बहुत ज़्यादा मीन्स सुपरफिशियल हम लोग इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज तक कंपटीशन में नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को ये कंपटीशन में नहीं आएगा, है नहीं। ओके, फाइन। आगे आगे आगे, राइट। तो ये हमारा वो है जहाँ पर नर्व हमारी इंटर करती है, तो दैट इज़ फोरामेन कहलाती है। देन ये हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, आप इनको हॉर्न्स भी बोल सकते हो। किसी चीज़ में हमने हॉर्न्स का नाम लिया था कहीं पे, हायोइड बोन में, दैट्स इट। ओके, फाइन। ये हमारी जो वर्टिब्रल बॉडी है, ये तो बाकी पूरी वैसी हड्डियां हैं जैसी हमारे पास जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसी तरीके की ये हड्डियां हैं। ये हमारा पार्ट जो होता है ये जेली पार्ट होता है हमारा। ये वर्टिब्रल बॉडी है पूरी इसकी, राइट। ये जेली की तरह काम करता है, राइट। आप जेली को दबा दो तो वो दब जाएगी, छोड़ दो तो वापस अपनी जगह चली जाएगी, राइट। इसी में अक्सर इसी में जो है वो चूंकि ये जेली लाइक है, इसके चारों तरफ ये जो है वो पूरी बोन है, बहुत स्ट्रांग बोन है, ये लाल वाली, ये जो दिखाई दे रही है। इसके साथ में ये जो सफ़ेद वाली है ये इससे कम हार्ड है, राइट। और उससे कम हार्ड जो है वो ये जेली सब्सटेंस है। ये जेली सब्सटेंस हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर मूवमेंट ये हमारा जो है वो दबता है, शिफ्ट होता है, वापस आ जाता है, ऐसे करके। अगर इसको डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दिया जाए तो फिर इसके पास मूवमेंट करने के कम चांस बचता है, राइट। तो बनाने वाले ने उसको कैसा बनाया कि आपको जेली दी, जेली के साथ में थोड़ा हार्ड दिया, लेकिन इतना हार्ड नहीं दिया कि ये मूव ना कर पाए। अगर ये प्रेशर मारती है तो ये थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट हो जाती है ये, राइट। लेकिन ये इतनी भी शिफ्ट नहीं होती कि ये बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर बाहर निकल जाएगी तो आपका हर मूवमेंट जो है वो बहुत पेनफुल हो जाएगा। हर मूवमेंट आपका बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल ना हो उसके लिए उसने बिल्कुल हार्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर उसने एक लेयर आपको दी हुई है, थोड़ी सी मुलायम है, लेकिन इतनी मुलायम भी नहीं है कि वो पूरी बाहर निकाल दे आपको। और फिर साथ में आपका ये हिस्सा हमारा ये जेली सब्सटेंस है। ये जेली सब्सटेंस हमारा जो है वो मेन सब्सटेंस है जो हमको मूव करने में बहुत मदद करता है। बाकी ये जितने भी हैं, आप देखो यहाँ से नर्व जा रही है, इसलिए इसके चारों तरफ भयंकर हड्डियाँ हैं, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन होना चाहिए उनका, राइट। इस वजह से चारों तरफ से, चूंकि मूवमेंट भी होना है साथ में, तो आपको दो हिस्से दिए हैं। एक हिस्सा आपको जो है वो जेल का दिया है ताकि आप मूव अच्छे से कर पाएं,
आपकी नर्व सेफ रहे, स्पाइनल कॉर्ड आपकी सेफ रहे, इसलिए कॉलम जो है वो बड़ा सीमेंटेड दिया है उसने आपको। तो ये दो तरीके के आपका, तो हर स्पाइनल कॉलम आपका जो है एक बहुत मजबूत और बहुत इंट्रिकेट जो है वो एक ऑर्गन होता है पूरा अपने आप में, एक बोन ऐसे 33 ऊपर नीचे हमारी आपकी जो है वो लगी हुई है, राइट। ओके, किसमें? नहीं, इसमें साइनोवियल फ्लूइड नहीं है। इसके अंदर ये जेल है, वाटर है, ये इसके अंदर वाटर है ना, ये वाटर है, प्लस आप इसको कह लो कि हड्डियों का बहुत सारी किरचें, किरच समझते हैं ना हम लोग, है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना, और वो सारे जमा हैं और वो वाटर के अंदर मौजूद है। तो वो जेल टाइप है, इतना स्ट्रांग भी है कि वो बोन की तरह है, लेकिन इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि बिल्कुल बोन हो जाए, और प्रेशर के साथ वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ताकि आप मूवमेंट अच्छे से कर पाओ, इसलिए, राइट। ओके, ये पार्ट हमारा जो है वो ऐसा है, हमारी कोई भी बोन है वो ऐसी है, ये स्पाइनल कॉलम वाली, राइट। ओके, सुबह आप मीन्स ये दब जाती है तो ये ऐसे हो जाती है, फिर वापस ऐसे चली जाती है, जेल की तरह, जैसे जेल हमने देखे हैं ऐसे हो जाता है। ओके फाइन। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक तो आपको जब भी अपनी हाइट नापनी हो और आपको अपना वजन नापना हो बॉडी का, तो सबसे अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो टाइम वो होता है जब आप सो करके उठते हो, राइट। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका वेट और आपकी हाइट आपकी दिनचर्या के ऊपर भी डिपेंड करती है। दिनचर्या में आपने क्या वक्त गुजारा, कितनी फिजिकल एक्टिविटी अभी कर चुके, राइट, क्या कुछ खा चुके, क्या कुछ नहीं खाया आपने, तो आपका वेट उस पर भी डिपेंड करता है। ओके फाइन। यानी कि सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा टाइम 24 घंटे में अगर आपके पास कोई है तो वो आप सो करके उठते हो, क्योंकि सो करके जब भी आदमी उठता है तो मोर और लेस जितने टाइम पे सो के उठता है उतने टाइम पे सो के उठता है, राइट। और सोने में उसका ना तो खाने पीने का कोई इन्वॉल्वमेंट है, और वो मीन्स बचपने से उसका ऐसा ही रूटीन चल रहा है। 24 घंटे का वो एक अकेला हिस्सा ऐसा होता है जिसमें आपकी बॉडी एक स्थिर उसमें होती है, एनवायरनमेंट में होती है। तो इस वजह से आपका वेट लेने के लिए और हाइट लेने के लिए 24 घंटे में सबसे अच्छा टाइम पीरियड जो है वो आप जब सो करके उठे हो। ओके फाइन। जब आप रात में लेटते हो सोने के लिए तो वेट का तो पता नहीं, लेकिन आपकी हाइट जो है वो कुछ कम हो जाती है सबकी। हमने कभी ध्यान नहीं दिया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबकी। मैं 5 फुट 8.5 इंच का हूं, तो जब मैं सोने जाऊंगा तो मैं 5 फुट 8.25 इंच का हो जाऊंगा। आप भी हो जाओगे, सब हो जाएंगे ऐसे। 0.25 सबका कम हो जाएगा। ये जो कम हो रहा है, अच्छा, फिर जब आप सो करके उठे तो फिर उसके बाद जो है वो 5 फुट 8.5 इंच के फिर हो गए, राइट। ये जो आपका कम हो रहा है, ये जो आपका ज्यादा हो रहा है सो करके उठने से, ये क्यों हो रहा है? ये आपका इस जेली की वजह से हो रहा है। दिन भर की एक्टिविटी में ये जेली ऐसी है ना, एक ऐसा, फिर इसके ऊपर एक ऐसा, फिर इसके ऊपर एक ऐसा, फिर इसके ऊपर एक ऐसा, राइट। एक तो कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल पुल हर चीज को नीचे खींच रही है, इंक्लूडिंग दिस जेल ऑल्सो, इजंट इट, राइट। एक तो ये खींच रही, फिर आप मूवमेंट कर रहे हो, फिर आप मूवमेंट्स कर रहे हो। अच्छा, किस तरीके के आप मूवमेंट करते हो बीइंग द फिजिकल एजुकेटर, वो आप लोगों को पता है, राइट। वो सारे मूवमेंट्स आपके उसको थोड़ा थोड़ा एक एक mm सब जगह से हो गया, 33 mm कम हो गया। आप यहां तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर, राइट। अब ये दिन भर की एक्टिविटी है मीन्स आप बैठे हो तो भी, आप खड़े हो तो भी, आप चल रहे हो तो भी, आप टूथब्रश कर रहे हो तो भी, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आपका जेल जो है वो कंप्रेस्ड पोजीशन में है। जिस वक्त आप सोने के लिए लेटते हो तो इसके कंप्रेशन पे जो है वो कोई जोर नहीं है, राइट। अब ये कंप्रेशन जो है ये रिलीज्ड हो गया। अब वो धीरे 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 2 घंटे में, 6 घंटे में, 4 घंटे में, जितने भी आपने अपनी बॉडी को ट्रेन किया हुआ हो उतने घंटे में ये वापस अपने उस पर पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे ही ये वापस अपने पोजीशन पे चला गया
तो आपका जो है वो 8.5 इंच से वो 8.25 इंच से 8.5 इंच फ़ौरन हो गया, राइट। इस वजह से जब आप सुबह उठते हो और जब रात में लेटते हो तो आपकी हाइट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, आपके वेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि दिन भर में फिर आपने बहुत कुछ खाया पिया होता है, बहुत कुछ वो किया होता है, लेकिन रात का समय एक होता है जब आप 4 से 6 घंटे मिनिमम 4 से 6 घंटे तो आपने बगैर खाए पिए गुजारे, जिसका असर आपकी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ तो होता ही है, राइट। तो आपका वेट बढ़ा हुआ होता है रात में जब आप सोने लेटते हो, और हाइट घटी हुई होती है, राइट। क्यों घटी हुई होती है वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो है वो कंप्रेस हो जाती है, वो कंप्रेशन निकल जाता है सोते पे, जिसकी वजह से हम वापस अपनी ओरिजिनल हाइट को रीगेन कर लेते हैं, राइट। आगे चलें। ओके, नर्व हमारी किस तरीके से बाहर निकलती है, ये देखिए, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो उसमें आई थी, ये जेली है, हमारी जेली वाला पोर्शन है, राइट। ये हमारी नर्व आई है, इसके साथ में जो है वो नर्व हमारी बाहर निकल रही है। ये नर्व को इसने मैक्सिमम पॉसिबल अपने हॉर्न से इसने जो है वो प्रोटेक्शन दे रखा है, राइट। फिर उसके बाद ये इंटर कर जाएगी कहीं, मीन्स किसी मसल के अंदर चली जाएगी, किसी हड्डी के अंदर चली जाएगी, राइट। वहाँ जा करके वो सेफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी नर्व, ये जो ऊपर की ब्लूइश या आप इसको पर्पल कहो, राइट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उसका ये फैटी पोर्शन है, इसके अंदर ये तार हैं आपके ओरिजिनल जो मैसेज लेके जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो हर जगह 2 तार जा रहे हैं, है नहीं, हर जगह 2 तार जा रहे हैं। एक तार आपका है जो इन्वायरमेंट से आपको मैसेज पहुंचाता ब्रेन को कि क्या हो गया, राइट। ब्रेन उसको एनालाइज करता है, अच्छा वो 1 सेकंड के 1000वें भाग, लाखवें भाग में कैलकुलेट करता है, और वो फौरन वापस जो है वो सिग्नल भेजता है। तो एक से उसने अगर रिसीव की है तो दूसरे से वो जो है वो फौरन शट से बाहर भेजेगा कि कितने अमाउंट का उसको फोर्स लगानी है, तो वो काम हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा, आप फुटबॉल खेल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपने किक मारी, राइट, बॉल आ रही है जिस स्पीड से भी आ रही है, आपके उस नर्व ने मैसेज पहुंचाया कि इस स्पीड से बॉल आ रही है, ओके फाइन। ब्रेन ने फौरन सिग्नल भेजा कि इतना न्यूटन फोर्स, वो फोर्स जो है वो न्यूटन उसकी यूनिट होती है ना, उतने न्यूटन फोर्स चाहिए हैं इसको, क्योंकि कैलकुलेट किया था आपने, मीन्स वैसे नहीं कैलकुलेट किया लेकिन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ कि इतनी दूर मुझे पहुंचानी है बॉल, ओके। तो उसने उतने न्यूटन फोर्स की कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस किया। अभी हुआ क्या कि बॉल आपके पैर से मिस हो गई, तो आपके पैर में झटका आ जाता है, ऐसा होता है, राइट। कोई बोरी रखी है, आपने सोचा ये 20 किलो की बोरी है, आपने उसी तरीके से उसको उठाया, लेकिन पता चला वो तो 10 किलो की भी नहीं थी, तो आपके मीन्स एकदम से वो क्या होता है, वो चीज़, वो आपको मैसेज जितने केजी का गया था उतने केजी की चीज़ थी नहीं, राइट, जिसकी वजह से आपको वो झटका सा महसूस हुआ, राइट। वो इंजूरियस हो सकता है आपके लिए, नो डाउट, लेकिन वो बहरहाल एक मिसकैलकुलेशन हो गया, राइट। ब्रेन सिस्टम में नहीं हुआ, नर्वस सिस्टम में मिसकैलकुलेशन नहीं हुआ, राइट। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में कहीं हो गया, जिसकी वजह से बॉल निकल गई थी साइड से, या आप एनालाइज नहीं कर पाए थे कि क्या इसी स्पीड ऐसे ही आ रही है जैसे आपने सोचा था, हो सकता है वैसे ना आ रही हो, राइट, ओके। तो ये हमारे पास 2 तार हैं, एक तार रिसीव करता है, दूसरा तार आपको मैसेज पहुंचाता है कि आपको कैसे ये एक्टिविटी करनी है। आगे 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 आगे, ओके। अभी हमारी जो स्पाइनल बोन्स होती हैं ना, स्पाइनल कॉलम जिसको हम बोलते हैं, तो ये कई तरह की होती हैं, मोर और लेस उनका शेप जो है वो सेम होता है। आमतौर से फिजिकल एजुकेटर्स को ये पता होता है, आमतौर से फिजिकल एजुकेटर्स को ये पता होता है कि स्पाइनल कॉलम जो है वो एक ही तरह की होती है, जबकि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तो आप देखो कि 4-5 डिफरेंट पार्ट्स में थे ना, वो सी अलग था, सर्वाइकल अलग था, थोरैसिक अलग था, लुम्बर अलग था, कॉक्सिक्स अलग था, है ना, सब अलग अलग था, राइट। इनके सबके काम भी अलग अलग है, राइट।
अच्छा, जिसका जैसा काम है तो उसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होगा। यानी कि 5 डिफरेंट फंक्शंस अगर उनको करने हैं तो 5 डिफरेंट फंक्शंस के स्ट्रक्चर भी होंगे। तो 9 तो हमारे 33 में से 9 तो फ्यूज्ड हैं, उनका तो स्ट्रक्चर एक बचपने में अलग था, लेकिन अब वो बिल्कुल फिक्स होकर के वो एक बोन ऐसे हो गई है, राइट, है ना। लेकिन बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं तो वो 3 स्ट्रक्चर्स में तो होंगे डिफरेंट टाइप के। फर्क होगा, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा कि एक के हॉर्न्स निकले हुए हैं और दूसरे के हॉर्न्स ही नहीं है, वो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत फर्क के साथ, लेकिन होंगे वो। तो एक तो जो फिजिकल एजुकेटर्स को आमतौर से गलती है, वो गलती मीन्स ये 2022-23 के बैच को नहीं होनी चाहिए कि हमारा स्पाइनल कॉलम एक ही सा होता है, नहीं, एक से नहीं होते हैं, राइट, ओके। तो हमारी सर्वाइकल की जो स्पाइन है वो हमारी इस तरीके की है। अभी अब देखो यहां पर इसके पास जो है वो जेली पोर्शन कम है और इसके पास जो है वो नर्व जाने वाले जो रूट्स हैं वो ज्यादा हैं इसके पास, क्योंकि अभी नई नई निकली है ना यहां से, राइट। तो अभी यहां से फैलना शुरू हो जाएगी बहुत तेजी के साथ। इस वजह से इसके पास डिफरेंट नर्व्स डिफरेंट अंदाज में जाने के। जेली पार्ट क्यों कम है वो आप मुझे बताओ जरा, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। मूवमेंट लोड कम है यहां उसको, यहां लोड उसको कितना है, सर का है, मैक्सिमम जो है वो 5 से 7 किलो का है, भाई यही मूव करना है उसको, इतना ही लोड है। ऐसा लोड तो होता ही नहीं है, ऐसा लोड तो आप अगर ऐसा करके प्रेस करके नीचे करोगे तो ऐसा तो लोड आपको करना पड़ेगा तब होगा। अच्छा, वो ज्यादा देर करना नहीं होता, वो कोई एज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको करना हो तो अलग मसला है, अदरवाइज तो नहीं करना होता आपको, राइट। तो आपको 5 से 7 केजी में आपको लोड तो बहुत नहीं है, लेकिन आपको केयर बहुत करनी होती है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया ना, हाफ रोटेशन आपको इसको तो करना ही नहीं है बिल्कुल, आगे वाला आप सिर्फ पीछे वाला कर सकते हैं, राइट। आगे वाला आपको नहीं करना है क्योंकि इसके पास जेली कम है। अगर आप इसको पूरा मारोगे ना ऐसा घुमा 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 तो जेली इसके पास कम है, यानी कि इसको एडजस्टमेंट का एरिया इसके पास कम है और नर्व्स इसके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी शुरू हो रही निकलना, आपको इंजरी हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट ना, राइट। इसके अलावा आपके पास जो है वो लिगामेंटल सपोर्ट बहुत कम है इनको। लिगामेंटल सपोर्ट कम क्यों है, व्हाई? लिगामेंटल सपोर्ट इसलिए कम है क्योंकि लोड नहीं है, उनको ताकत के काम नहीं कर रहे हैं, इनको भाई इनको ताकत के काम नहीं कर रहे हैं। इवन आप जो जिम्नास्टिक में आप मूवमेंट करते हो, आपको चाहे वो फ्रंट रोल कराया जाए या आपको बैक रोल कराया जाए, तो आपको कहा जाता है कि आप अपने सिर को उठा के रखो, अपनी चिन को यहां टक करके रखो अंदर, राइट, और हाथों पे पूरा लोड लेकर के वापस, जिसको हम कलाबाजी कहते हैं ना, ऐसे करके कलाबाजी खाओ। मींस लोड आपको फ्रंट रोल में और बैक रोल में भी नहीं लेना है। तो लोडिंग वाला सिस्टम है ही नहीं यहां पे। लोडिंग वाला सिस्टम जो है वो सिर्फ ये 5 से 7 केजी का है, जिसकी वजह से इसके पास येलो लिगामेंट भी नहीं है, राइट, और इसके पास जो है वो दूसरा लिगामेंटल सपोर्ट भी नहीं है। इसके पास नर्व्स ज्यादा हैं, तो इसको जो है वो आपके पावर तो नहीं चाहिए होती, लेकिन इसको आपकी केयर बहुत चाहिए होती है। तो आप गर्दन को अपने जो है वो बहुत केयर के साथ, चाहे कोई भी एक्टिविटी करें तो उसमें आपको जो है वो केयर, इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर केयर करनी होती है। ओके फाइन, देन ये हमारा थोरैसिक है। अभी आप देखो थोरैसिक में अब चूंकि अब सिंगल नर्व आ रही है ना, राइट, अब सर्वाइकल से, ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, सर्वाइकल जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, राइट, फॉरेन ब्रेन से निकला हुआ है, इसलिए नर्व के सेक्शंस ज्यादा हैं और जेली पार्ट उसके पास कम है। ये जेली पार्ट इसके पास ज्यादा आ गया क्योंकि इसको अब लोड लेना है, अब पूरी बॉडी का लोड लेना है इसको। थोरैसिक है ना, यहां से लेकर के और यहां तक की, जहां तक आपका रिब गेज चलता है, ये दिस इज कॉल्ड थोरैक्स, राइट। अब इसको बॉडी का लोड लेना है, अब आप यहां से सारा लोड इसको देते हो,
राइट। अगर ये हाथों से आप लोड ना भी दो इसको, तब भी थोरैक्स का अपना कई केजी का वेट है, बड़ी मसल्स, बड़ी हड्डियां, राइट। आपका लंग्स, आपका हार्ट, सारी चीजें आपकी यहाँ फिक्स्ड हैं। तो इसके पास कई केजी का लोड यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब इसको येलो लिगामेंट भी होगा। वो येलो लिगामेंट आप लोगों ने देखा है, वो येलो लिगामेंट का सपोर्ट भी इसको फुल होगा, राइट। मूवमेंट भी इसके पास कम होगा क्योंकि ये बंधा हुआ नहीं है हर चीज़ से। सर्वाइकल के बाद मूवमेंट बहुत है क्योंकि लिगामेंटल मीन्स रस्सियों से कम बंधा हुआ है वो, है नहीं। लेकिन थोरैसिक जो है वो रस्सियों से बंधा हुआ है चारों तरफ से, तो इसके पास मूवमेंट भी कम है। ऐसा मूवमेंट है इसके पास, इतना कर सकता है ये, या थोड़ा सा आगे झुक जाएगा बस, राइट। तो इसके पास जो है वो शॉक एब्जॉर्बेंट इसके पास बहुत ज्यादा है, राइट। आगे, राइट। मीन्स मैंने आपसे कहा था कि ऑलमोस्ट थोड़े से फर्क के साथ बाकी सब सेम होंगे, राइट। अब ये आपका लुम्बर है, लुम्बर पे आते आते जो है वो लोड मीन्स और ज्यादा बढ़ गया। अब सारी चीजों का लोड आपके लुम्बर पर है, L1 से L5 तक है। आप जो भी सांस लेते हो, अभी आपको सेंसर्स अगर लगा दिए जाएं बॉडी में, राइट, और आपको स्क्रीन पे दिखाया जाए तो आपका जो है वो कई न्यूटन का फोर्स जो है वो आप अपने लुम्बर पे डालते हो जिस वक्त आप सांस अंदर करते हो। कई न्यूटन का फोर्स आप जो है वो रिलीज करते हो जिस वक्त आप एक्सपिरेशन करते हो। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है, राइट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, लाइव एग्जाम्पल, राइट। लाइव एग्जाम्पल आपके पास है जिस वक्त किसी को चिक आ जाती है, चिक समझते हैं ना हम लोग, हाँ, किसी को चिक आ जाती है तो उससे बोलो जरा गहरी सांस लो, गहरी सांस लेते पे चीखता है वो। अभी लेटे हो, सिर्फ चिक आई हुई है, राइट, और तो कुछ नहीं हुआ, आपको मूवमेंट करने को भी नहीं कह रहे, आपको सिंपल ये कह रहे हैं सांस गहरी ले लो, राइट। आप लेटे हुए हो और गहरी सांस ले रहे हो तो भी आपका जो है वो लोअर बैक पे, जिसको लुम्बर एरिया कहते हैं, उस पे आपके असर पड़ रहा है, राइट। तभी तो आप चीख रहे हो। ओके फाइन। अभी आप तो ये लेटे की कंडीशन है, अभी आप इसको बैठा दो तो वही कंडीशन, वही फोर्स जो है वो सिर्फ सांस लेने की वही डबल हो जाएगी। अभी आप उसको खड़ा कर दो तो अब बैठे की भी डबल हो जाएगी। तो आपका लुम्बर एरिया की आप स्पाइन देखो कैसी है जरा, इसका एरिया बड़ा हो गया, इससे बड़ा इसका एरिया है, लोड ज्यादा है, इससे ज्यादा लोड इसके पास है ना। तो आप इसका एरिया जो है, जो जेली सब्सटेंस है, ताकि वो जल्दी से तेजी के साथ शिफ्ट कर सके। और ये एरिया आपका जो है वो बहुत ज्यादा लोड है इसके ऊपर और बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हैं इसके पास, क्योंकि इसको पैरों का भी मूवमेंट संभालना है और इसको पूरा हेड से लेकर के और थोरैसिक तक का, है ना, ये थोरैसिक T1 से T12 तक का लोड यहां संभालना है उसको। तो C1 से T12, C1 से T12 का लोड इसको संभालना है, प्लस पूरा अपेंडिकुलर नीचे का लोअर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, पूरा हमारा लोअर लिम्स का लोड और पूरा उसका मूवमेंट इसको संभालना है, जिसकी वजह से इसके पास सबसे बड़ा एरिया, सरफेस एरिया है, ताकि ये जल्दी से अपनी चीज जेल को जो है वो इधर से उधर शिफ्ट कर सके। यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही है आपको? ये 3 तरह के हमारे पास हैं, 2 तरह के हमने देखे अभी, वो बिल्कुल फ्यूज्ड हैं, है नहीं, उनका अपना एक सेट स्ट्रक्चर है उसके पास, लेकिन वो बिल्कुल फ्यूज्ड हैं सारे के सारे, राइट। आगे, राइट। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम लोग कहते हैं ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, है ना। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे 2 कॉलम्स के बीच में कुशन लगा हुआ होता है। ये आपको जो ब्लू कलर का कुशन दिखाई दे रहा है, राइट, दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आपका मूव बोन, आपका कॉलम जब मूव करता है, या आप जंप करते हो, या आप हिप्स के बल गिर जाओ, राइट, तो उस वक्त आपके जो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये शॉक एब्जॉर्बेंट्स हैं 2 कॉलम्स के बीच में। तो ये 2 कॉलम्स ऐसे नहीं लगे हुए, और इनके बीच में जो है वो सिनोवियल फ्लूइड नहीं लगा हुआ है,
अगर सिनोवियल फ्लूइड इनके सब में लगा हुआ होता चारों तरफ तो ये जो है वो सिनोवियल उसमें आ जाते, है नहीं, राइट। इसमें जेल लगा हुआ है बीच में, एक तो जेल वहां पे है, वो जेल बहुत हार्ड है। इसके कंपैरिजन में, ब्लू वाले के इंटरवर्टिब्रल डिस्क के कंपैरिजन में ये जेल वर्टिब्रल कॉलम का हार्ड है, और वो वाला जेल जो है वो काफी मुलायम है, छूने से वो ऐसा गुदगुदा सा होता है वो, राइट। ओके, नेक्स्ट। ओके, दो स्पाइनल बोन्स के बीच में, दो स्पाइनल कॉलम्स के बीच में हमारी इंटरवर्टिब्रल दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, राइट। क्या मतलब होता है इसका, फर्क क्या है दोनों में? कहते हैं ना हम लोग इंट्रामूरल, इंट्रा मतलब हाँ एक ही सेक्शन के अंदर अंदर, एक ही सेक्शन के अंदर अंदर। इंट्रामूरल मतलब एक सेक्शन है डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन, और उसके डिफरेंट छोटे छोटे से सेक्शंस के बीच में आपस में, राइट, इंट्रा। अच्छा, यही एक डिपार्टमेंट और यही एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जब इनके बीच में होगा तो फिर वो इंटरमूरल, इंट्रा नहीं, एक्स्ट्रामूरल भी कह लिया उसको, है नहीं। तो अभी तो हम इंट्रा और इंटर की बात कर रहे हैं, तो हमारा इंट्रामूरल हर सैटरडे को है, इंट्रामूरल है क्योंकि एक ही यूनिट के अंदर है। ओके फाइन, ये इंट्रावर्टिब्रल हमारा जो क्या कहते हैं, हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये जो डिस्क है ये इंटरवर्टिब्रल है या इंट्रावर्टिब्रल है? मतलब दो के बीच में है, दो अलग अलग कॉलम्स हैं उनके बीच में है, या एक ही कॉलम के बीच में है? दो के बीच में है, इस वजह से इसका नाम जो है वो इंटरवर्टिब्रल है, इंट्रा नहीं है। आपके कहीं आपको बहुत अच्छे से ये फैक्ट मालूम चल गया, ये फैक्ट पे आपको पूरा याद भी है, आपको सवाल देने वाले ने सवाल भी दे दिया लेकिन आंसर आपका गलत हो गया। क्यों? आपका सवाल का जवाब इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमारे ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की एक टेंडेंसी है, उसको जो चीज़ मालूम है ना पहले से, तो वो जैसे ही सवाल उसका देखता है या सुनता है, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी ने आपसे अभी पूछना बंद भी नहीं किया और आपने जवाब देना शुरू कर दिया, राइट। ब्रेन हमारे बहुत तेज़ी के साथ कैलकुलेट करता है, बहुत तेज़ी के साथ, राइट। आपने अपने अनुभव से पता लगा लिया कि आगे वाले जो इसके वर्ड्स हैं वो क्या हैं, राइट। आपने जवाब देना शुरू कर दिया, अभी आपने पूरा नहीं सुना था। ओके, आंखों के साथ भी यही है, आपके कान के साथ भी यही है, आंखों के साथ भी यही है। आपने जैसे ही देखा आपने फौरन जो है वो जवाब दे दिया उसका। ओके फाइन, लेकिन उसने आपसे इंटरवर्टिब्रल नहीं पूछा था, उसने आपसे इंट्रावर्टिब्रल पूछा था, लेकिन चूंकि आपको पहले से इंटरवर्टिब्रल पता है तो आपने पढ़ा भी उसको इंटरवर्टिब्रल जबकि था वो इंट्रा। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ अटेंशन। मैं आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कहां प्रॉब्लम आती है। 2 से 5 नंबर में जो रह जाते हैं वहां ऐसे रह जाते हैं, तो एक बड़ा फैक्टर है ये। तो अगर आप इस चीज़ को एलिमिनेट कर रहोगे अपनी पर्सनैलिटी से तो आप ज़्यादा आसानी के साथ काम कर सकते हो। आगे चलें। ओके, जाइए पानी यानी पी करके आइए। आप में से कुछ लोग ऊँग रहे हैं। वर्टिब्रल डिस्क हमारे पास यहाँ मौजूद है, राइट। ओके, हम लोग चूंकि फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं और हम लोग ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो लोग ज़्यादा करते हैं उनकी स्पाइनल कॉलम ज़्यादा ख़तरे में रहती है। अच्छा, जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते उनकी और ज़्यादा ख़तरे में रहती है। इसे कहते हैं विडंबना, राइट। ओके, लेकिन हमारी भी ख़तरे में है बहुत ज़्यादा, राइट, क्योंकि उसके पास मीन्स स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन जिस बदतमीज़ी के साथ हमें एक्टिविटी करते हैं कि इधर गिर गए उधर डाइव मार दिया, क्योंकि जिस वक्त कैच आता है तो उस वक्त हम लोग 100% मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, 100% ध्यान मुद्रा में होते हैं। उस वक्त हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारी बॉडी किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में नहीं है। अब ऐसे ही उसमें गिरे हैं हम, राइट। तो अब किस तरीके की उसको चोट लगी है, कितना जेली उसकी बाहर निकली, कितनी अंदर निकली, कितना इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ा, किस एंगल से प्रेशर पड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सेहत के लिए, मेरी सेहत के लिए बहुत मायने रखती हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। ऐसे में होता क्या है कि हमारी जो
वर्टिब्रल डिस्क है दो हड्डियों के बीच में, राइट। वो जेली सब्सटेंस था एक तो हर कॉलम में, वो जेली सब्सटेंस तो आमतौर से उसका इतना नुकसान नहीं होता, होता है उसमें भी होता है, राइट। लेकिन हमारा जो बीच में जो कुशन है वो कुशन अपनी एक लेयर में होता है, एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ होता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि अगर उसको अनड्यू प्रेशर पड़ जाए किसी भी फोर्स का या एंगल का, तो उसमें जो है वो चोट लग जाती है। जब वो चोट लग जाती है तो होता क्या है कि वो जेली जो है वो या तो उसका ये हेल्दी एटमॉस्फेयर है, इस हेल्दी एटमॉस्फेयर से अगर वो बाहर ज़रा सी भी निकलेगी अपने पूरे स्ट्रक्चर के साथ, हल्की सी भी बाहर निकलेगी तो ख़तरे वाले उसमें चली गई ना। अच्छा, बॉडी जब भी ख़तरे में होती है, जब भी ख़तरे में होती है तो वो चीखती है, राइट। अच्छा, चीखने का अंदाज़ अलग अलग होता है, राइट। हाँ, वो पेन जो है, राइट, पेन भी डिफरेंट टाइप के हैं आपके। आपका प्यास जो है, जिसको आप प्यास बोलते हो, इनफैक्ट वो प्यास नहीं है, वो दर्द है बॉडी को, वो पेन है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट है। आपको अपनी बॉडी को उस कंडीशन पे नहीं ले जाना चाहिए जहां आपको प्यास लगनी शुरू हो जाए, जहां आपकी बॉडी को दर्द होना शुरू हो जाए पानी की कमी से। उसी को तो प्यास बोलते ना, वो दर्द नहीं हो, यानी कि दर्द आपका अच्छी चीज़ है, राइट। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क अपनी पूरी हेल्दी स्ट्रक्चर के साथ बस अपने सेफ्टी जोन से हल्की सी बाहर निकल गई है, तो उसके लिए एबनॉर्मल कंडीशन है ना, राइट। तो वो पेन क्रिएट करेगी, वो पेन क्रिएट करेगी, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैप्स्ड वर्टिब्रल डिस्क, जिसको हम बोलते हैं ना कमर का दर्द। अच्छा, ये ज़्यादातर लुम्बर रीजन में होता है, L1 से लेके L5 तक, ज़्यादा इसमें भी L3 से लेके L5 तक, L3 L4 इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं, ये एक्सेस पॉइंट है आपके मूवमेंट का, राइट। चले आगे बढ़े, ओके फाइन। तो ये स्ट्रक्चर हमारा स्पाइन का इस तरीके का है, और उसमें जो है वो आप देख रहे हैं ये पूरा नीला नीला था, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा अपने पूरे सेफ्टी स्ट्रक्चर के साथ बस अपने जोन से बाहर निकल गया है हल्का सा, लेकिन इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को आपको समझना ज़रूरी होता है। चले जी 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 जी। कभी क्या होता है सर, जब मतलब वर्टिकल कॉलम में जब कुछ डिफेक्ट रहता है सर, तो एक थेरेपी जो रहती है सर कायरोप्रैक्टिक थेरेपी, उससे सर को एडजस्ट कर देते हैं। तो सर इसमें जो पेन रहता है वो भी उससे ठीक हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। देखिए अब होता क्या है असल में इसमें कि ये दो बोन्स के बीच में है ना, ये दो बोन्स के बीच में, ये दो बोन्स के बीच में, ये मीन्स अभी क्या है कि अपने सेफ्टी जोन से चूंकि बाहर निकल गया है तो ये बोन से पिच जाएगा, इसको पिच ना बोलते ना। अच्छा, इसका जो आउटर सरफेस एरिया है डिस्क का, वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाएगा, चाहे वो भले ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंजर्ड हो, राइट। आपने कोई भी थेरेपी दी, कीरोप्रैक्टिक दी, आपने एक्यूप्रेशर दिया, आपने एक्यूपंचर दिया, आपने फिजिकल थेरेपी दी, आपने हीट थेरेपी दी, आपने आइस थेरेपी दी, आपने कुछ भी दिया XYZ, राइट। चूंकि माइक्रोस्कोपिक पे वो चोट लगी हुई है, वो वापस अपने उस पर आ भी जाएगी पोजीशन पे, लेकिन वो चोट तो रहेगी, राइट। इसी वजह से आमतौर से लोअर बैक पेन एक बार शुरू हुआ तो फिर वो ख़त्म नहीं होता। ख़त्म इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक्टिविटी तो आपको लामोहला बहरहाल करनी है, हर हाल में करनी है नहीं। तो वो आपका मीन्स ये जो प्रोलैप्स्ड हो गई है, प्रोलैप्स कहते हैं बाहर निकल जाने को, सेफ्टी जोन से बाहर निकल जाने को। सेफ्टी जोन से बाहर निकल गई है, वो अंदर ले आएंगे किसी तरीके से, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर में माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ गए हैं, उसका दर्द आपका कभी नहीं जा रहा। मिनिमाइज हो सकता है दर्द, लेकिन आप कहोगे 100% चला जाएगा, तो वो 100% जाएगा नहीं, राइट। आमतौर से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई चला ही जाए, जैसे मेमोरी होती है, वो एक्सीडेंट से चली गई, एक दूसरे एक्सीडेंट हुआ उसमें वापस आ गई, ऐसा भी हो सकता है। ओके फाइन, चले। तो ये हमारा देखिए, ये जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये प्योर जेली इसके अंदर है, राइट। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये फैटी एरिया है इसका, राइट। ये इसकी कुशनिंग का काम करता है, फैट हमारा कुशनिंग का काम करता है, राइट। तो ये कुशनिंग का काम कर रहा है हमारा, ये सारा इसका स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल है, राइट। अभी चलो आगे देखिए, अभी आपको अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, है नहीं? कुछ थोड़ा सा डीजेनरेशन हो गया है। डीजेनरेशन मीन्स आपका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है
वो कहीं डिस्टर्ब हो गया है, किसी एंगल पे डिस्टर्ब हो गया है नहीं? राइट, इधर की तरफ वो बाहर निकल गया हल्का सा, भाई एक जगह कहीं ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है तो वो इधर हल्का सा बाहर निकल गया, लेकिन अभी सेफ्टी जोन में है अपने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यहां से तकलीफ शुरू हो गई आपको, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके आउटर स्ट्रक्चर में भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी, बाहर भी और अंदर भी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देयर इज नो चोट एट ऑल, नथिंग, बिल्कुल हेल्दी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, अभी हल्का सा डीजेनरेशन हुआ है लेकिन अपने पूरे सेफ्टी जोन के साथ है, जैसा ये स्ट्रक्चर है वैसा ही ये भी स्ट्रक्चर है, बस इसका शेप थोड़ा सा एक तरफ को अलाइंड हो गया है। बात समझ में आ रही है यहां तक? राइट, अब यहां से पेन शुरू हो गया, बॉडी को खतरा लगना शुरू हो गया। राइट, अभी इसमें हम और एक्टिविटी करते रहते हैं, कभी हल्का सा पेन हुआ, फिर हमने नहीं हुआ, फिर कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, इस वजह से क्योंकि ये वापस ये हो गया। राइट, कभी ये वापस अपनी जगह शिफ्ट हो गया, क्योंकि जेली है ना, कभी शिफ्ट हो गई ऐसा, फिर कभी ऐसे चली गई, तो ये कभी पेन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ये उस कंडीशन में आ जाती बॉडी। राइट, देन हाँ सर, ये जो डीजेनरेशन है सर, इसमें हमने कहीं पढ़ा था सर कि इसका जो फ्लूइड पार्ट है सर वो मतलब कम हो जाता है, उसका मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से अब एक असल में कोई भी एक ऑर्गन है तो उसके अंदर 40 से ज़्यादा तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि इसका ये जो फैट कंटेंट की लेयर है ये कम हो जाए, ये भी हो सकता है कि ये जो जेली कंटेंट है जो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं ये कम हो जाए, कुछ भी XYZ हो सकता है, किसी भी वजह से एक तरफ को जा सकती है। इन प्रिंसिपल वो एक तरफ को डी शेप हो गई है, बात ये हो रही है, ये किसी भी वजह से होगी, किसी भी वजह से होगी तो आपको ये पेन करेगी, डीजेनरेशन इसका शुरू हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। चलें आगे। ये देखिए, अभी आप डीजेनरेशन हो करके अभी सीवियरिटी मीन्स अभी अपने एरिया से बाहर चली गई। राइट, अभी ये अपने एरिया में थी, अभी आप देखो बहुत फर्क आपको नहीं दिख रहा। राइट, ये अब आप देखो गौर से, तीनों को एनालाइज करो, अभी ये भी अपने पूरे सेफ्टी जोन में है, अपना इसका जो सेफ्टी स्ट्रक्चर है, जो सेफ्टी जोन है वो पूरा मेंटेन्ड है नहीं इसका, लेकिन शेप जो है वो चेंज हो गया बिल्कुल। अच्छा, शेप चेंज हो गया तो दर्द होगा? नहीं होगा, शेप चेंज तो काम है उसका, भाई ये जेली है ना, उसको तो शेप चेंज करना है, अगर शेप चेंज नहीं करेगी तो दर्द होगा। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि अभी ये दो हड्डियों के बीच में है ना, तो ये हिस्सा इसका, ये सब वाला हिस्सा जो है वो दो हड्डियों के बीच में पिचने लगा, ये दर्द कर रहा है। यहां तक बात मैं समझा पा रहा हूं? ये जो हिस्सा हमारा अभी ये पिचने लगा दो हड्डियों के बीच में, कॉलम्स है ना, ये मजबूत कॉलम्स हैं, ये दो हड्डियों के बीच में पिचने लगा, इसी वजह से अब ये जिस एंगल पे भी पिचेगा, फॉर एग्जांपल ये दो बोन्स ऐसी हैं, अब ये मैं पीछे हो रहा हूं तो ये बोन ऐसे हो रही है। राइट, अब ये बोन ऐसे होंगी, आगे जाऊंगा तो ये बोन ऐसे होंगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये प्रोलैप्स्ड ये किस एरिया में हुआ है। हाँ, अगर ये इधर से हुआ है तो मैं आगे नहीं झुक पाऊंगा, अगर ये इधर से हुआ है तो मैं इधर नहीं झुक पाऊंगा, अगर ये लेटरल साइड में हुआ है किसी भी एक तरफ तो मैं लेटरल साइड में नहीं झुक पाऊंगा। राइट, क्योंकि वो हड्डी उसको पिचाएगी। अच्छा, जहां आपको दर्द हो रहा है तो फिर आपको वहां से उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि ये उसमें फंसी रह जाती है, तो उसको आपको निकालना होता है, उसके लिए आपको ट्रैक्शन वगैरह देना होता है, कुछ देना होता है, उसके लिए आपको एक अनुभव की ज़रूरत होती है। राइट, वो ट्रैक्शन आप दे देते हो उसको तो वो निकल आराम से वहाँ से निकल के वापस अपनी जगह आ जाता है। इसका तो काम है कि ये डी शेप हो जाएगी, मूवमेंट के दौरान वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, लेकिन वो ऐसी डी शेप हो जाए जहाँ वो हड्डी से छूलने लगेगी तो वो दर्द करने लगेगी। यहाँ हड्डी से पिच जाएगी, यहाँ छुल रही थी, यहाँ पिच जाएगी तो यहाँ आप चीख मार पड़ोगे। राइट, ओके। सर, इसमें नर्व सप्लाई जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी? नर्व सप्लाई पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब नहीं होगी तो पिचने तो लगेगी ना नर्व सप्लाई। और नर्व हमारा जो है वो नंगा तार है, आपने देखा है ना, जब आपको कोना लग जाता है मेज़ का तो आपको कैसा करंट लगता है, फिर आपको वो करंट लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम झंझनाहट कहते हैं, पैरों में झंझनाहट शुरू हो गई, शियाटिका हो गया,
एक पैर पैरालाइज्ड हो गया, बहुत सारी कंडीशन फिर उसमें डेवलप हो सकती है क्योंकि नर्व आपकी दब रही है। नेक्स्ट, हाँ राइट। अभी अब देखो ये इस वाले फोर्थ पार्ट में इसने अपना जोन तोड़ दिया। यहां तक जोन मेंटेन था उसके पास, डी शेप हो गई थी लेकिन जोन मेंटेन था। यहां जो है वो उसने ऑल टुगेदर, ये येलो हिस्सा इधर अलग है, ये येलो हिस्सा अलग है, जेली बाहर निकल आई है। ये वो कंडीशन होती है जहां पर आप जो है वो पैरालाइज्ड हो जाते हो, मींस अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट। अब ये नर्व्स का गुच्छा ही होगा यहाँ पे चारों तरफ इसके, अब वो अफेक्टेड हो रही है क्योंकि अब उसने अपना ये जो आउटर लेयर थी जो फैट की थी, अब ये सारा टूट गया है। अब ये नर्व बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी कहीं से भी। अगर नर्व निकल गई है, हड्डियों में दब गई है या नर्व सुन्न पड़ गई है तो वो उसी को हम डिसेबिलिटी बोलते हैं, वही हमारी डिसेबिलिटी हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आपको? तो कमर का दर्द इस कंडीशन में नहीं होगा, इस कंडीशन में आपको दर्द होगा, इस कंडीशन में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होगा जहाँ पर आपको लगातार जो है वो बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें आप उठ नहीं पाओगे, आप पैरालाइज्ड हो जाओगे, राइट। इस कंडीशन से इस कंडीशन, इस कंडीशन से इस कंडीशन, लगातार जो है वो आपके पोस्चर की डिफॉर्मिटी जो है वो आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ले आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसा होता है ना, बॉटल से आपको मीन्स आप क्या वो टूथपेस्ट आप पुचक से बाहर निकाल दो, वो पुचक से बाहर निकल जाती है। वो पुचक से बाहर निकल गई तो कांड हो गया। हाँ ऑपरेट होता है, करते हैं, है नहीं, लेकिन मीन्स देखिए आप यहां पे भी तकलीफ में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो हैं वो इसका कहाँ किस लेवल पे हमें इलाज कराना चाहिए वो समझ लीजिए बहुत अच्छे से। आप तकलीफ में यहां पर भी हैं, आप तकलीफ में यहां पर भी हैं, आप तकलीफ में यहां पर भी हैं और तकलीफ में यहां पर भी हैं, राइट, ओके। इसको डॉक्टर सर्जरी करेगा, इसको अंदर करेगा या इसको काट के बाहर निकालेगा जेली को और इसको वापस सिल देगा, आप तकलीफ में तब भी रहोगे। उतनी नहीं होगी लेकिन आप रहोगे, ठीक है नहीं, हमेशा, राइट। इसमें भी ये सिल देगा, सिलाई कर देगा तो नेचुरल तो नहीं बची ना ये, ओके, नेचुरल नहीं बची तो आप तकलीफ में तो तब भी रहोगे। फिर ज़रा सा अगर वही मूवमेंट हल्का सा भी फिर हो गया तो ये पर्दा फिर से फट गई, ओके, तकलीफ में आप तब भी रहोगे। ये आपकी मीन्स कोई भी थेरेपी करके आपको वापस आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन इसके आउटर स्ट्रक्चर पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बाहर या अंदर कहीं पे भी आपको डिफॉर्मिटी हो गई है, डिजेनरेशन हो गया है तो आप तकलीफ में तो तब भी रहोगे, राइट। तकलीफ में आप यहाँ पर भी हो, राइट। सिर्फ एक ये एरिया है जहाँ पर आप तकलीफ में नहीं हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आप तकलीफ में हो तो आपको सर्जरी कब करानी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब आपकी लाइफ, एवरेज लाइफ, जब आपकी मीन्स मोर देन 80% रुकने लगे, रुक जाए कि अब आप कर ही नहीं पा रहे, तब आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। वरना तकलीफ में तो आप हमेशा रहोगे, चाहे तकलीफ ऑपरेट कराओ चाहे ना कराओ, तकलीफ तो हमेशा रहेगी, राइट। अगर आप अपनी लाइफ को बिना सर्जरी के मेंटेन कर पा रहे हो, या तकलीफ तो तब भी रहेगी, तकलीफ के साथ अगर मैनेज कर पा रहे हो तो सर्जरी के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। इस इलाके में, मैं सारे इलाकों की बात नहीं कर रहा, इस इलाके में क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ना, इसमें पूरे में आपकी जो है वो नर्व्स फैली हुई हैं, राइट। जो सर्जरी कर रहा है वो एक इंसान है, राइट। उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, वो 2 नंबर से 5 नंबर तक वो भी रह सकता है किसी सर्जरी में। तो 2 नंबर से 5 नंबर अगर वो रह गया तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, हाँ, मतलब आपका कुछ हो गया, राइट। अच्छा, वो ह्यूमन एरर है, उसको आप कुछ कह नहीं सकते।
और वो पहले से फॉर्म भी भरवा लेता है आपसे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां तक मत जाइए। अगर आप अपनी लाइफ को मैनेज कर पा रहे हैं, अब कैसे मैनेज करना है, वो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, आप उनको लीजिए। इसकी जो सपोर्टिंग मसल्सेस हैं दोनों तरफ की, आप उनको बहुत स्ट्रांग करिए, स्ट्रेंथन करिए, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लाइए। देखिए, ये सारी करते पे, चाय बनाते पे, पीते पे दर्द तो तब भी रहेगा, लेकिन सर्जरी से आपको नुकसान ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं, और इसमें आपको चांसेस कम है। हाँ, आपकी लाइफ बिल्कुल पैरालाइज्ड ही हो गई है, आप बिल्कुल 100% बिस्तर पे आ गए, आप अपना कोई काम कर ही नहीं पा रहे, तो फिर आप सर्जरी के लिए चले जाइए। कम से कम 8-10 महीने आप जो है वो इस वाली कंडीशन में दर्द के साथ काम तो कर सकते हो। अभी तो काम ही नहीं कर पा रहे, तो अगर जब काम ही नहीं कर पा रहे तब आप सर्जरी के लिए जाना। वरना आम तौर से जो है वो ज़रा सा दर्द होने लगे तो वो सर्जन जो है वो आपको बोलता है, अरे साहब करा लीजिए, फ़ौरन कराइए, बहुत जल्दी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे ये और एग्रेवेट कर जाएगी। अगर आप केयर नहीं करोगे तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सीधे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक्स्ट्रा केयर करो, उसको मैनेज करो, सपोर्टिंग जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथेंड करो, आप अपनी डाइट अच्छी रखो, रेस्टिंग पीरियड आप अपना अच्छा रखो ऑप्टिमम, और अपना जीवन को जितना चला सकते हो उतना चलाओ। ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, राइट? लिविंग एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, राइट? मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ, राइट? और मेरी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ आ गई। एक एक्सीडेंट में तो कुछ भी हो सकता है ना, भेजा ही बाहर आ सकता है। ओके फाइन, L3 L4 यहाँ आ गया, ये स्टेजेस नहीं आई, ये स्टेजेस यहाँ से यहाँ आई, फुचुक से बाहर निकल गया। ओके फाइन, मेरी पूरी लेम जो है ये पैरालाइज्ड हो गई, राइट? 1.5 साल पैरालाइज्ड रही, हर जगह इलाज कराया, राइट? एक स्पाइन इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वो ऐसे ही है जैसे एम्स जैसे कहते हैं, तो स्पाइन का वो एम्स है, राइट? उनके डॉक्टर्स ने कहा कि साहब अब ज़िंदगी भर इनको जो है वो व्हील चेयर पर चलना पड़ेगा और अब उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, और फिर या तो ऑपरेशन करा लीजिए। ओके फाइन, तो हमारे घर पे जो है वो, तो मैं बेड रिडन था, मैं तो मीन्स हिल भी नहीं पाता था। अम्मी जो है वो हमारी करवट दिलाती थी हमको, नहीं ताकि बेड सोर्स ना हो जाए, क्योंकि मैं तो हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पूरा रपचर्ड था पूरा, राइट? व्हील चेयर भी आ गई। व्हील चेयर देखी तो मेरे मन में बस एक बात आई कि इस पे तो नहीं बैठना है। अच्छा, नीचे कुछ नहीं चल रहा, राइट? लेकिन इस पे नहीं बैठना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिजाज में जो है वो थोड़ा सा ज़िद्दी हूँ, मैं ठान ली तो बस वो ठान ली, वो पे जुगाड़ उगाड़ मेरी चलती नहीं किसी, राइट? वो इस पे नहीं बैठना है। अब जाहिर सी बात है, अब अम्मा इतनी परेशान है हमारी, वो सब। अच्छा, फिर अपने बच्चे को भी कंडीशन भी देखनी, उसको वो भी देख रही है, उसका भी दर्द है, साथ में वो तीमारदारी भी कर रही है, उसका भी उसको दर्द है भाई, और भी उसके बच्चे हैं, उनको भी उसको देखना है, उनको भी स्कूल भेजना है, एक आफत, राइट? कई बार उन्होंने मुझे जो है ठोक भी दिया, तमाचे ही तमाचे मारे उन्होंने, है ना, कि भाई क्यों नहीं बैठेगा इस पर, भाई बैठ तो अपने काम कर सारे, पर मुझे नहीं बैठना है इस पर। ओके, ज़बरदस्ती उठा करके बैठाने की कोशिश की, तो हाथ में होता है ना भाई, इतनी तो स्ट्रेंथ है ना, ऐसा कर पकड़ लिया बिस्तर और नहीं छोड़ दे भाई, चल इसको छोड़ दे इसी हाल में, राइट? लेकिन बहरहाल धीरे 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 वो स्ट्रगल करते करते एक दिन क्या हुआ, मतलब 1 साल के बाद, 1.25 साल के बाद जो है वो हल्का सा पैर का एक अंगूठा मेरा हिला। अच्छा, वो हिला और आज आपके सामने हिल रहा हूँ, नहीं बैठा, राइट? बॉडी ऑटो जनरेशन मोड में चली जाती है अगर आप उसको ले जाना चाहते हो तो। खुद बॉडी खुद क्रिएट करती है, सारा इन्वायरमेंट खुद क्रिएट करती है, राइट? उसने सारा क्रिएट किया, राइट? उसके बाद जो है वो जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं चलने लगा, बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल पाता था। अभी भी आपने देखा होगा, मुझे भागते नहीं देखा होगा आपने, मैं रनिंग नहीं कर पाता। वॉकिंग आप मुझसे तेज़ करा लो, लेकिन मैं रनिंग नहीं कर पाता। रनिंग में होता क्या है कि दोनों पैर एक साथ, हर स्टेप पे दोनों पैर आपके हवा में होते हैं, राइट? फिर एक पैर पड़ता है, फिर 2 पैर आ जाते हैं हवा में, फिर उसके बाद पड़ता है, राइट? वो जर्क मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभी भी प्रोलैप्स्ड है, ऐसा ही है, राइट? लेकिन वो नर्व को, उसके सपोर्टिंग ऑर्गन्स को मैंने इतना ट्रेन कर लिया है
कि वो नर्व्स जो हैं वो अब अपने सपोर्ट के साथ जो है वो ऐसे काम कर रही हैं, राइट। जब चलने लगे तो हल्के हल्के, फिर हम स्पाइन इंस्टीट्यूट में गए, जिन डॉक्टर ने देखा था तो उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ये तो मिरेकल हो गया है। ओके फाइन। तो फिर उसके बाद उस डॉक्टर ने एक बात और कही कि अगर ये पहली बार में व्हीलचेयर पे बैठ जाते तो ज़िंदगी भर उस पे से उठ नहीं पाते, राइट। डॉक्टर का ये कहना था, और मेरे जो पिताजी थे, उनको हम पापा बोलते हैं, उन्होंने डायलॉग जो सुनाया फिर डॉक्टर को, मतलब ठीक है आपने वो बोला, अपने अनुभव से बोला आपने, लेकिन आपको साथ में हर पेशेंट को ये भी बोलना चाहिए कि इस पे बैठने से पहले एक बार कोशिश कर लेना ज़रूर। आप वो क्यों नहीं बोलते, राइट। मैंने सोच लिया, मैंने जिद पकड़ ली नहीं बैठना है, तो मैं आपके सामने आज खड़ा हुआ हूँ, वरना मैं व्हीलचेयर पे आपको पढ़ा रहा होता, पढ़ा ऐसे ही रहा होता, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा होता, लेकिन इवन देन, राइट। लेकिन कहीं तो लाइफ अफेक्टेड हो जाती ना पूरी 100%। अभी आई इंजॉय माई होल लाइफ, जैसा भी होता है, जैसे आपके साथ है वैसे मेरे साथ है। हाँ, मैं आपकी तरह भाग नहीं सकता, मैं आपकी तरह बैडमिंटन खेल सकता हूँ, लेकिन उतनी इंटेंसिटी पे नहीं खेल सकता, मैं आगे बहुत तेज़ी से नहीं झुक सकता। मैं वेट ट्रेनिंग फुल फॉर्म में कर सकता हूँ, मैं आसन आपके साथ लिमिटेड फॉर्म में कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सारी स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ, रनिंग नहीं कर सकता। करूँगा भी तो बहुत मीन्स स्लो अंदाज में करूँगा। अभी तक आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा मुझको रनिंग करते हुए, क्योंकि मैं कर नहीं सकता। कर सकता हूँ लेकिन वो फिर मेरी बैक में प्रॉब्लम करेगा, अगले 3 से 5 दिन जो है वो फिर मुझको बिस्तर पे कर देगी। तो उससे बेहतर है मैं अपनी बॉडी को पूरी केयर के साथ जैसे भी हो सकता है तो वैसे आपके सामने मैनेज करता हूँ। तो आपको भी कभी भी जब 100% आपकी रुक जाए लाइफ, तब आप ऑपरेशन की सोचिएगा, वरना उससे पहले। अच्छा, ये प्रोलैप्स डिस्क एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कॉमन है, मोर देन 80% पॉपुलेशन को, बल्कि मोर देन 95% पॉपुलेशन को है, राइट। कल को मैं ये नहीं कह रहा हो जाए आपको, लेकिन हो जाएगी। तो हो जाएगी का मतलब ये नहीं है कि आप फौरन ऑपरेशन करा लें, पैसा भी आ जाए आपके पास, हो भी जाए पैसा और आप करा भी लें उसको, मत करिएगा जब तक कि 100% पैरालाइज्ड ना हो जाए, राइट। लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नहीं होता आदमी पैरालाइज्ड। आपकी बॉडी अपना सेल्फ रिकवरी मोड में चलती है, सेल्फ रिकवरी मोड में आपको उसको उस लेवल पे ट्रेन करना होता है। हमें अपनी ब्रेन की पावर्स नहीं पता है, हमने तो अभी लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल किया है कि इतना सिलेबस है, बस इतना ही याद कर लो, इतना पास कर लो तो अब हम सेकंड ईयर में आ जाएंगे, अब हमारी ये कंपटीशन पास कर लो तो हमें नौकरी, सिर्फ एक लिमिटेड सेंस में। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ये बहुत 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 पावरफुल है ये ऑर्गन। इसको आप अपने पूरे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको ट्रेन करना होगा इसको, कि ताकि वो हार्मोन्स निकाल सके, बॉडी खुद रिलीज कर सके, राइट। ओके फाइन, चले नेक्स्ट। हाँ, क्या कह रहा है ये, देखें, अब पीछे करो। हो वो आदर ना बाबा जी का ठुल्लू, राइट। ओके फाइन। तो हम अभी करें असेसमेंट, या अभी क्लास का टाइम कितना बचा है? 1:10 तक है, चलें हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, राइट। विच इज द स्टेज शोन इन फिगर ऑफ डिस्क हर्निएशन? डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं। ये कौन सा है? प्रोलैप्स है पक्का? डीजेनरेशन तो नहीं है? हाँ देखें भाई, दिस इज थर्ड स्टेज, कौन सी है? प्रोलैप्स्ड है, प्रोलैप्स्ड। ओके फाइन, नेक्स्ट। अरे यार तू तो और चले अब आगे कर दो, छोड़ो, बस हाथ हटा लिया करो तुम। नेम द एलिमेंट विच इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल पक्का? देखें भाई, ओके गुड। चलें आगे। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड देयर नंबर्स। सर्वाइकल, सर्वाइकल का नंबर कितना है? C1 से C7 तक, ओके। देन थोरैसिक T1 से T12 तक, ओके। और लंबर 1-5, ओके। देन सैक्रम, देन कॉक्सिक्स। सैक्रम कितनी है? 4 या 5? 5, राइट। आगे चलो।
राइट, सर्वाइकल है, आगे करते रहो, आगे हल्के हल्के, हाँ हल्के हल्के करते रहो। अच्छा, सैक्रम हमारी फ्यूज्ड है या अनफ्यूज्ड है? फ्यूज्ड है, ओके, देन ओके फ्यूज्ड है, देन कॉक्सिक्स, देन हमारी 4 हैं, ये भी फ्यूज्ड है, अनफ्यूज्ड है, सब ये भी फ्यूज्ड है हमारी, ओके फाइन, आगे, वेल डन, गुड, फाइन। और कुछ है आगे भी? इसके क्या सवाल नहीं है? ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।